वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ज्योग्राफी में कल की वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा था भारत में वर्षा का वर्गीकरण, जहां पर हमने वर्षा का वर्गीकरण देखा था, कितने प्रकार की वर्षा से का वर्गीकरण कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर अधिकांश वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर कम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र देखे थे। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा के प्रकार, ग्रीष्म ऋतु में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वर्षा होती है और उनका नाम क्या दिया गया है। कहीं पर उसको लू कहा जाता है, कहीं पर आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्रवृष्टि कहा जाता है और कहीं पर काल बैसाखी कहा जाता है। तो इसको हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको आज कवर करेंगे। भारत में शीत ऋतु और शीतकालीन वर्षा को देखेंगे। तो शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। वर्षा के मौसम में तो बारिश का जो समय होता है जून जुलाई अगस्त का, उसमें तो होती ही होती है। इसके अलावा कभी कभी शीत ऋतु में भी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु में भी हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में तो पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। तापमान, आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर से के मध्य से आरंभ हो जाती है। ठीक है ना, आप सब जानते हैं दीपावली के लगभग बाद से शीत ऋतु यानी कि ठंड का समय, सर्दियाँ चालू हो जाती हैं। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। उत्तरी मैदान की बात करें, मतलब नॉर्थ का जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है? जनवरी फरवरी में सर्वाधिक ठंड होती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान, जो एवरेज डेली का टेम्परेचर है, वो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 21 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो रहता है। और रात्रि का तापमान, जो रात्रि मतलब नाइट का जो टेम्परेचर है, वो और ज़्यादा कम हो जाता है। जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य 3 कारण हैं। क्या कारण है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, आप सब जानते हैं हिमालय साइड अगर आपने नॉर्थ में गए होंगे तो देखा ही होगा, हिमालय पूरा हिम से ढका हुआ है। ठीक है, तो हिमपात भी होता है, इसके कारण शीतलहर भी चलती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवन उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। तो भारत में क्या होता है, ऊपर के साइड से जहाँ कैस्पियन सागर है, तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ से ठंडी पवनें चलकर आ जाती हैं और शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। ठीक है ना, कोहरा पड़ने लगता है, पाला पड़ने लगता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में कुछ निश्चित शीत ऋतु होती नहीं है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकट के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। जहाँ पर जितने समुद्र किनारे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र है, आप मुंबई का देखते हैं, मौसम हमेशा एक सा रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। गर्मी तो बहुत होती है, आप पुणे का देखते हैं, सम जलवायु होती है, ठंडी गर्मी, कोई फिक्स मौसम नहीं होता, बरसात हो जाती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे जो समुद्र किनारे क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और वहीं अगर देखें, ये तिरुवनंतपुरम तो साउथ में पड़ जाएगा, आपका प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण में आ जाएगा। अगर उत्तर भारत में देखें तो जनवरी में कितनी ठंड होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली आदि में कितनी ठंड पड़ती है। ठीक है ना, और जबकि जून में ये तापमान कितना होता है, 29.5 डिग्री सेल्सियस। तो जनवरी जून में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जनवरी में बहुत ठंड होती है उत्तर भारत में और जून के समय अच्छी खासी गर्मी होती है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण में देखें, समुद्र किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पर तो तापमान 31 डिग्री है और फिर 29.5 डिग्री है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसके अलावा वायुदाब और पवनें, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान के एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। ठीक है,
भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती। तो सामान्य तौर पर ये चलती कहाँ से कहाँ है? समुद्र स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं और वर्षा नहीं करती। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, लेकिन अब बात स्वरूप कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है। अब वो क्षेत्र कौन से हैं और उनका क्या कारण है, इसको हम देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने जाना कि क्या कारण होते हैं कि शीत लहर आती है, भारत में ठंड पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर नहीं पड़ती है, कहाँ पर कैसी जलवायु होती है। तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हमने जाना। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है। तो पहला अगर देखें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कुछ वर्षा हो जाती है जो पश्चिम से पवनें आती हैं उनके कारण। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमी उत्तर भारत में उच्च दाब पर क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम भारत यानी कि आपका यहाँ से गुजरात और ये इस तरीके से लेकर पूर्व की तरफ चला जाता है, ये मेघालय की तरफ चला जाता है। और भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा हो जाती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शीत ऋतु की वर्षा किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण होती है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें कहलाती हैं, पवनें होती हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है और अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि में होती है और ये गेहूं, चना, सरसों और रबी की फसल में सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट या फिर मावट कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है जिनसे नदियां वर्षवाहिनी बनी रहती हैं, ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव किया जा सकता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% ही प्राप्त होती है, तो काफ़ी कम मात्रा में है लेकिन थोड़ी बहुत होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा, तो अभी हमने पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखी। अब उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी यानी कि यहाँ से आता है, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से होता हुआ ये उत्तर पूर्व से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक, केरल आदि क्षेत्रों में वर्षा कर देता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट या फिर कहो कि ये आपको सेंटेंस अच्छे से याद कर लेना है, बार बार पढ़ लेना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक में महासागर में होती है जहाँ से ये आर्द्रता लेते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है और ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ चुका है। भारत में शरद ऋतु काल, अब यूपीपीसीएस का मतलब ये नहीं है कि पीईटी के एग्जाम में ही पूछा है, यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम भी करवाता है और बीईओ का एग्जाम भी करवाता है। तो जो भी इतने सारे एग्जाम होते हैं उनमें से किसी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबका एक ओवरऑल लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस अगर प्रीवियस पूछे जाते हैं तो रिपीट होते हैं। हो सकता है अभी पिछली बार बीईओ में कोई प्रश्न पूछ लिया, वो आगे आने वाले आरओ के एग्जाम में पूछ लें। अगर आपसे हो सकता है कोई प्रश्न यूपीपीएससी पीईटी में पूछा है, आपका जो प्रीलिम्स होता है प्री में पूछा है, तो हो सकता है वो आपका यूपीएससी के तहत होने वाले किसी एग्जाम में पूछ लें। तो क्वेश्चंस आपके टॉपिक तो वही रहते हैं, ठीक है ना। वही ज्योग्राफी है, वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, लेकिन आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मैटर करता है, इसलिए आपके प्रश्न रिवाइज हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर हमने देखा अभी तक ये। इसके बाद आगे देख रहे हैं, भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु के तट पर 65 से 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है जिसमें पंजाब शामिल है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि शीत ऋतु में किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगर नीचे तरफ देखें उत्तर पूर्वी मानसून से, तो यहाँ पर तमिलनाडु आदि क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में, दक्षिण पूर्वी केरल में यहाँ पर हो जाती है। और ये मानसून जो है
बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और आकर यहाँ पर बरस जाता है। ठीक है ना, यहीं पर तो बंगाल की खाड़ी है, ये है पूरी बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना, ये अरब सागर है, हिंद महासागर के भाग हैं दोनों। तो यहीं से आर्द्रता ग्रहण करेंगे, उत्तर पूर्वी में यहाँ से पवनें आ रही हैं, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण की और यहीं पर बारिश कर दी। ठीक है, यहीं तमिलनाडु है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहीं पर बारिश कर दी। एक आपका होता है पश्चिमी विक्षोभ, जो पश्चिम से आने वाली पवनें, तो ये पंजाब यहाँ पर है, हरियाणा यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहीं पर है। तो इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो जाती है। इसकी कुछ नाम है, राजस्थान में मावट इसको कहा जाता है, ये चीज़ याद रखें। और ये जो वर्षा है ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर ये नंबर आपको दिए गए इन पर किसी भी नंबर पर आप कॉल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं, मेंस का जो अभी होने वाला है, तो इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने एक क्रैश कोर्स चालू किया है। 21 जुलाई को ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम नोट्स मिलेंगे जिसमें आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा जिससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। आपका जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया करके ही बनाया गया है ये सिलेबस, ये कोर्स। तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, या तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर लें या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।